नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में विनीत आहान से कहता है कि हेवंस रियल्म के हिसाब से बस 12 ही ग्रैंड मास्टर्स हो सकते हैं, इसलिए शायद नीतू को मरना पड़े। आहान इसके बारे में ही सोचता रहा और विनीत नीतू को बैंडेज करने के बाद वहां से चला गया। अगली सुबह बच्ची उठ गई और वो आहान को पहचान नहीं रही थी। आहान ने किसी तरह उसे संभाला। नीतू को अभी तक होश नहीं आया है और उसके घर में 2 आदमी और एक लेडी आए जो नीतू को एग्जामिन करने के बाद आहान को जाने के लिए कहते हैं। उस लेडी ने जैसे आहान के मन की बात पढ़ ली थी। उसने कहा, नीतू की और इस बच्ची की तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम आ गए, हम सब संभाल लेंगे, तुम यहां से जा सकते हो। आहान अभी भी उस बच्ची को देख रहा था। अगर नीतू इस बच्ची को जानती है तो फिर यह हमारी जिम्मेदारी है, उस लेडी ने कहा। आहान ने बच्ची को अपने साथ ले जाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। वो जानता था कि नीतू और उस बच्ची में बहुत गहरा रिश्ता था और होश आने के पहले उस बच्ची को देखना चाहेगी। आहान ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं चलता हूं, आप इनका अच्छे से ख्याल रखना। सदमे की वजह से शायद। इससे पहले आहान कुछ बोल पाता उससे पहले लेडी ने कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आहान को अब वहां रहने की कोई जरूरत नहीं थी। उन तीनों के बर्ताव से ऐसा लग रहा था जैसे वो बिना बात के आहान से बहुत ज्यादा चिढ़ रहे थे। आहान ने एक आखिरी बार उस बच्ची की तरफ देखा और फिर वहां से जाने लगा। वो बच्ची उन लोगों की बातों का मतलब समझ गई थी, इसलिए जब आहान वहां से जाने लगा तब वो भागकर उसके पास जाना चाहती थी, पर उसे उस लेडी ने रोक लिया। वो बच्ची जोर जोर से रोने लगी, पर आहान हेल्पलेस था और कुछ नहीं कर सकता था। बाहर चारों तरफ सूरज की रोशनी फैली हुई थी और ठंडी हवा चल रही थी। आहान एक बार फिर माउंटेन से नीचे उतरने लगा। पार्किंग एरिया माउंटेन के फुट पर ही थी और आहान को अपनी कार आसानी से मिल गई थी। कार लगभग 10 दिन से वहीं पर थी, इसलिए बहुत गंदी हो चुकी थी। आहान अपनी कार को थोड़ा सा साफ किया और फिर उसमें बैठ गया। आहान तुरंत कार स्टार्ट करके वहां से गया नहीं, बल्कि काफी देर तक चुपचाप कार में बैठा रहा। आहान की आंखों के सामने उस बच्ची का चेहरा घूम रहा था। उसे अचानक से उसकी बहुत याद आने लगी थी। आहान ने अपना सिर हिलाते हुए स्माइल किया और फिर वहां से चला गया। आहान को मनाली शहर से गायब हुए 10 दिन हो गए थे। इतने वक्त में मेहता ब्रदर्स की हार की न्यूज सब जगह फैल चुकी थी। मेहता ब्रदर्स भी गायब हो गए थे। सब उनका इंतजार कर रहे थे ताकि वो स्काई हिल स्कूल और नॉर्थ ईस्ट के मार्शल आर्ट्स की बदनामी का जवाब दे सके। दोनों का इंतजार जो सबसे ज्यादा कर रहे थे वो सचिन और अभिनीत थे। दोनों को भरोसा था कि मेहता ब्रदर्स आहान को जान से मार देंगे और उनका बदला पूरा करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि वो दोनों ही हार कर गायब हो गए थे। अभिनीत ने गुस्से में अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए कहा, वो लोग हार कैसे सकते हैं? उन्होंने तो कहा था कि वो आज तक कोई भी फाइट हारे नहीं है, फिर वो कैसे हार गए? मिलकर आहान को थोड़ा सा भी इंजर नहीं कर पाए। सचिन अभिनीत के कंपैरिजन में शांत था। उसने बहुत कामली कहा, आहान बहुत स्ट्रांग है, उसे हराना नामुमकिन है। शायद तुमने जो मिहिर रायजादा से प्रॉमिस किया था हम वो पूरा नहीं कर सकते हैं। सचिन गिव अप करने के लिए तैयार था, पर अभिनीत नहीं था। उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने मिहिर से प्रॉमिस किया है कि मैं कुछ भी करके आहान को सबक सिखाऊंगा, तो ऐसा जरूर होगा। सचिन ने कहा, पर यह तुम कैसे करोगे? मेहता ब्रदर्स ऑलरेडी हार चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट में अब ऐसा कौन है जो हमारी मदद कर सकता है? अभिनीत ने स्मर्क किया और कहा, मैं ऐसे 2 लोगों को जानता हूं जो हमारी मदद कर सकते हैं। अगर उन्होंने आहान पर अटैक किया तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। अभिनीत को ऐसे देखकर सचिन समझ गया था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने टेंस्ड होते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वो पॉसिबल नहीं है। स्काई हिल स्कूल के मास्टर्स इतने सालों में नीचे नहीं आए हैं, वो हमारी मदद करने क्यों आएंगे? अभिनीत भी जानता था कि वो लोग उसके पर्सनल ग्रज की वजह से किसी पर अटैक नहीं करेंगे, इसलिए उसने कहा, वो मेरी पर्सनल रीजन की वजह नहीं, पर अपने पर्सनल रीजन की वजह से तो अटैक कर सकते हैं ना। सचिन को समझ नहीं आया कि अभिनीत के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? अभिनीत ने स्माइल करते हुए कहा,
अगर उनके बच्चों को कुछ हो जाए तो फिर वो जरूर आएंगे। सचिन कुछ कहना चाहता था पर उससे पहले ही अभिनीत ने कहा, मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। सचिन अपने भतीजे को शौक में देख रहा था। उसे लग रहा था कि वो अपने भतीजे को जानता ही नहीं है और उसके बारे में उसे आज पहले बार पता चल रहा है। वो समझ गया था कि उसके भतीजे के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह भी सोच सकते हो। यह सुनकर अभिनीत ने कुछ नहीं कहा और बस स्माइल करने। कोई नहीं जानता था कि यह चाचा भतीजा क्या प्लान कर रहे थे। मेहता ब्रदर्स को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। हार के बाद वो वापस अपने शहर नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो सबको कैसे फेस करेंगे। कुछ दिन अंडरग्राउंड रहने के बाद दोनों रेलवे स्टेशन पहुंचे। वो जैसे ही ट्रेन बोर्ड करने वाले थे, अभिनीत ने उन्हें रोक लिया। उसके लिए जितना मुश्किल स्काई हिल स्कूल जाकर सबको फेस करना था, उतने ही मुश्किल अभिनीत को फेस करना था। उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा था कि वो आहान को हरा देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उल्टा उन्हें ही वहां से भागना पड़ा था। वो दोनों कुछ बोल पाते उससे पहले अभिनीत ने कहा, ब्रो, हार जीत तो लगी रहती है। तुम दोनों ने तो अपनी पूरी कोशिश की थी। अब आहान ज्यादा स्मार्ट निकला तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। यह बात सुनने के बाद भी वो दोनों बहुत गिल्टी और आशा मेड फील कर रहे थे। अभिनीत ने कहा, तुम दोनों को शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। अभिनीत की यह बातें उन दोनों को बहुत जेन्युइन लग रही थी। उन्होंने सोचा कि अभिनीत सच में उनका सच्चा दोस्त है और अपना प्रॉमिस फुलफिल न होने के बाद भी उन दोनों की रिस्पेक्ट करता है। वो दोनों इतना ओवरवेल्म्ड थे कि कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अवनीश ने अपने आप को संभाला और कहा, वी आर सॉरी ब्रदर। वो आहान बहुत ज्यादा कनिंग है। हम अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाए, इस बात का गिल्ट हमें हमेशा रहेगा। इन सब बातों के बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैं तुम दोनों को डिनर पर इनवाइट करना चाहता हूँ। तुम भले ही प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाए, पर इससे हमारे रिश्ते में कोई खराब असर नहीं पड़ेगा। आफ्टर ऑल वी आर फ्रेंड्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि फ्यूचर में हम मिलकर उस आहान को सबक जरूर सिखाएंगे, अभिनीत ने कहा। डिनर इनविटेशन सुनकर दोनों भाई अभिनीत के बारे में और अच्छा सोचने लगे। उन्हें लगा कि वो सच में बहुत अच्छा है और उन दोनों के साथ अच्छा रिश्ता निभाना चाहता था। वो दोनों नहीं जानते थे कि अभिनीत के दिमाग में क्या चल रहा था। दोनों भाई बहुत उदास तो थे ही, इसलिए उन्होंने सोचा कि यह इनविटेशन एक्सेप्ट करके थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। वैसे भी उन्हें पास अभिनीत के इनविटेशन को मना करने का कोई रीजन नहीं था। वो दोनों अभिनीत के साथ एक लक्सूरियस रेस्टोरेंट में गए। वो तीनों एक प्राइवेट हॉल में बैठे थे। तब अभिनीत ने कहा, मैंने यह जगह स्पेशली तुम लोगों के लिए बुक की है। तुम जो चाहो वो कर सकते हो। कुछ खूबसूरत लड़कियां भी यहाँ आती ही होगी। सुनकर दोनों भाई हैरान हो गए। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं हम वैसे नहीं हैं। हमें लकड़ियों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ हाँ हाँ, अभिनीत हंसने लगा। उसने कहा, लड़कियों से लेना देना नहीं है, पर खाने से तो है। खाना शुरू करते हैं। उनकी टेबल पर बहुत सारे डिशेस सजे हुए थे। सब कुछ टेम्पटिंग लग रहा था। अभिनीत ने कहा, खाने से पहले लेट्स रेज अ टोस्ट। इतने कहकर तीनों से वाइन गिलास उठाई और चीयर्स किया। मेहता हाउस में मातम का माहौल था। एक औरत चेयर पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी और अवनीश का नाम चिल्ला रही थी। उसके पास एक आदमी खड़ा था जिसके चेहरे पर बहुत सीरियस एक्सप्रेशन था। वो अपना दुख रोकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से घर में मातम का माहौल था। उस आदमी ने उससे पूछा, जो बात तुम कह रहे हो क्या वो सच है? उस आदमी ने कहा, हाँ सर, मैं इतनी बड़ी बात के बारे में आपसे झूठ क्यों बोलूंगा। मेरे मास्टर ने देखा कि वो दोनों बहुत सीरियसली इंजर्ड है, पर जब तक वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते वो दोनों मर चुके थे। सुधीर मेहता कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनकी पत्नी उनके पास बैठी थी और रो रही थी। ऐसे में अपनी पत्नी को भी शांत करना था। अब रोना बंद करो, मैं अपने बेटे का बदला लेकर रहूंगा। सुधीर ने कहा, बदला लेकर क्या कर लोगे? मेरा बेटा तो वापस नहीं आ जाएगा ना? गया, सुधीर ने पत्नी ने रोते हुए कहा। उधर देवाशीष ने पेरेंट्स की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को संभाल रहे थे और रो रहे थे।
देवाशीष उनका इकलौता बेटा था। अवनीश के पेरेंट्स के पास तो फिर भी एक बेटी और थी, पर उनके पास तो कोई नहीं था। जब रोते रोते दोनों की पत्नियां सो गई तब दोनों भाइयों को आपस में बात करने का मौका मिला। दोनों जब आपस में मिले तब सबसे पहले कमल ने पूछा, सुनीता कैसी है? कैसे होगी भाई साहब, रो रोकर उसका बुरा हाल है। कविता भाभी कैसी है? सुधीर ने अपने बड़े भाई से पूछा। उसका भी वही हाल, यही बहुत मुश्किल से अभी सोई है। मैं कविता को बोल दूंगा, वो सुनीता के पास रह लेंगी। कमल ने कहा, नहीं भाई साहब, भाभी भी तो बहुत परेशान ही है, उन्हें भी आराम भी जरूरत है। सुधीर ने कहा। कमल ने सुधीर से पूछा, क्या सोच रहे हो? भाई साहब मैं क्या ही सोच सकता हूँ, मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि उस लड़के के 1000 टुकड़े करके हमारे दोनों बच्चों की जान का बदला ले लूं। सुधीर ने कहा। कमल जानता था उसका गुस्सैल भाई यही जवाब देगा। उसने अपने भाई को शांत किया और कहा, हम रायचंद फैमिली की बात पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। कल दोनों बच्चों की लाशें आने दो, फिर सोचेंगे क्या करना है। आप सोचने की बात कर रहे हैं, मैं जानता हूं यह सब आहान रायजादा ने किया है। उनके बीच में हुई फाइट के बारे में सब जानते हैं। वैसे भी इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सुधीर ने कहा। उनकी नजर में यह सब आहान ने किया था। वो ऐसा इसलिए सोच रहे थे क्योंकि रायचंद फैमिली ने इस बात को ऐसे ही प्रेजेंट किया था। क्या सुधीर और कमल जान पाएंगे कि यह सब आहान ने नहीं किया है? जब आहान इन दोनों से मिलेगा तब क्या होगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।